हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। कल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उसी पे पहला जो हमारा हेडलाइन है वो वही है। तो इसमें पीआईबी से लिया हुआ ये नोट्स है मेरा कि इंडिया का जो 100% जो एक्सपोर्ट होगा उस पर ड्यूटी ख़त्म कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप बनेगा टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड इंटीग्रेट देम, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्लोबल वैल्यू चेन में वो इंटीग्रेट करने के लिए। जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर से वही फर्स्ट पॉइंट ही है, जैसे टेक्सटाइल, एपरल, लेदर, फुटवेयर, एमएसएमईज को फ़ायदा होगा। इंडिया हैज़ ऑफर्ड 70.03% टेरिफ लाइंस पे इंडिया बोला है कि मार्केट एक्सेस देंगे। उसमें 30% इमीडिएट होगा और रेस्ट फेजेस में होगा। फेजेस मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, ऐसा है कि इतने फेजेस में किया जाएगा। वो जो 30% है उसमें अभी जिसमें ख़त्म होगा टेरिफ्स, वो वुड, वुल, शीप मीट, लेदर, रॉ हाइड्स। उसके अलावा जो फेज्ड एलिमिनेशन है उसमें आएगा पेट्रोलियम ऑयल, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, वेजिटेबल ऑयल। अब किस प्रोडक्ट का कितने साल में टेरिफ रिडक्शन हो रहा है वो फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे, न्यूजीलैंड के कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी इमीडिएट रिडक्शन हो रहा है और कुछ पे फेज्ड मैनर में होगा। उसके अलावा वाइन, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, पॉलीमर्स, एल्युमिनियम, इस पर रिडक्शन होगा। टैरिफ कोटाज लगेंगे हनी पे, एप्पल्स, कीवी फ्रूट, मिल्क एल्बियम एक है, उस पे प्रोडक्ट है। उसके अलावा एक कीवी फ्रूट, ये तीनों मेन है एग्रीकल्चरल में, एग्रीकल्चर के बेसिस के सिनेरियो में। कीवी फ्रूट, एप्पल्स और हनी, इसी को लेकर के वो है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर आयुर्वेद, योग, ट्रेडिशनल मेडिसिनल सर्विस, ये सबको अलाउ करेंगे न्यूजीलैंड में। फिर स्टूडेंट्स को आराम से जल्दी वीज़ा देंगे और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा उनको, ये एक है। उसके अलावा प्रोफेशनल पाथवेज, मतलब 5,000 वीज़ा, 5,000 वीज़ा दिया जाएगा फॉर स्किल्ड इंडियंस फॉर स्टे अप टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक वो वहाँ रह सकते हैं। उसका वीज़ा उसके बाद भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं रहेंगे, मतलब वहाँ सेटल होने के लिए या काम ढूंढने के लिए, ये सब के लिए एक दिया जाएगा। उसके बाद 1,000 इंडियंस को वो मल्टीपल एंट्री देंगे न्यूजीलैंड में फॉर 12 मंथ्स के लिए। ये इसके अलावा है, ये जो स्किल्ड इंडियंस के अलावा एक है कि 1,000 इंडियंस को अलाउ करेंगे। उसके अलावा बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड इंडिया में 15 साल ओवर 15 ईयर्स, मतलब 2040 तक, या आप 2041 पकड़ लीजिए, $20 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को म्यूचुअल रिकॉग्निशन देंगे, मतलब जो अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक वो हो रहा है, सर्टिफाई हो रहा है, तो वो न्यूजीलैंड उसको एक्सेप्ट करेगा। और अगर न्यूजीलैंड में कोई चीज़ ऑर्गेनिक रिकॉग्निशन उसको मिल रहा है तो इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा। फिर न्यूजीलैंड में एक मावरी कम्युनिटी है, उससे कल्चरल एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये 15 पॉइंट है। इसमें मेन आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया के 100%, इंडिया के प्रोडक्ट्स का 100% टैरिफ ख़त्म कर दिया गया है। और न्यूजीलैंड का जो गुड्स है उसमें कुछ अभी रिडक्शन हो रहा है, अभी टैरिफ ख़त्म हो रहा है, कुछ फेज मैनर में होगा। एक एग्रीकल्चर पार्टनरशिप बनेगा कीवी, एप्पल और हनी के लिए। और उसके अलावा जो आयुर्वेद, योग एंड अदर ट्रेडिशनल मेडिसिनल सर्विसेज विद इंडिया को वो दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है और वर्क हॉलीडे, ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स के लिए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, और एक प्रोफेशनल पाथवे है, सॉरी वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है 1,000 इंडियंस के लिए। उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट होगा 15 साल का, ये 15 साल में $20 बिलियन करेंगे। और मावरी कम्युनिटी से एक कल्चरल एक्सचेंज हो गया। तो पूरा आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं, पूरा ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 पॉइंट में इसको ब्रीफ में वो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ड्यूटी फ्री एक्सेस गुड्स सच एज शीप, मीट, वुल, कोल एंड ओवर 95% ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वुड आर्टिकल्स। ड्यूटी कंसेशंस ऑन आइटम्स सच एज कीवी फ्रूट, वाइन, सी फूड, चेरीज। नो कंसेशंस इन डेयरी सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो न्यूजीलैंड है उसका डेयरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और इंडिया में ऑलरेडी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए डेयरी सेक्टर को खोला नहीं गया है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। और इंडियन प्रोफेशनल को 3 साल के लिए अलाउ करेंगे।
और $5 बिलियन अभी बोल रहे हैं कि अभी लगभग 2.24 2.25 ऐसा बिलियन डॉलर्स है, उसको बढ़ा करके $5 बिलियन कर दिया जाएगा। ट्रेड को बढ़ाने का एक एम है। तो ये इंडिया का, और ये याद रखिएगा कि ये तीसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस साल का। एक यूके के साथ हुआ है, फिर अभी उसके साथ ओमान के साथ हुआ, और अभी न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आने का चांसेस है, प्री में भी, मेंस में भी। और इसमें बेसिकली आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि चैलेंजेस क्या क्या है। मेंस में तो आप वो पूछेगा कि क्या है, तो आप बताइएगा कि हाँ ये सब मेन इसका आर्गुमेंट्स है, वो तो सब लिखेगा आपको, लेकिन चैलेंजेस ध्यान में रखना है कि और क्या हो सकता है या कहाँ पे शॉर्टकमिंग है। आगे बढ़ते हैं। इसमें वन मोर लीडर ऑफ जुलाई अपराइजिंग, इंडिया बांग्लादेश हम कल और परसों भी बोले थे कि इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये एक लीडर को मार दिया गया था, यहाँ पे हादी नाम था उनका, और अभी एक और जो लीडर थे, स्टूडेंट लीडर, उन पे भी अटैक हुआ है, तो शायद वो बच गए हैं। खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल क्रिटिकल कंडीशन वेयर ही इज सेड टू बी आउट ऑफ डेंजर। तो ये चल रहा है बांग्लादेश में। अनरेस्ट अनलिमिटेड, ये वही है बांग्लादेश में जो चल रहा है, उसका सारा ये दिया हुआ है। ये आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ लेना, आप थोड़ा जिस्ट मिलेगा कि हाँ उधर हो क्या रहा है, थोड़ा कंटेक्स्ट मिलेगा। CSR एज कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन कैन सपोर्ट कॉस्ट्स ऑफ रिस्टोरिंग ग्रासलैंड। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट एक बोला था कि जो CSR है उसको एनवायरनमेंट के लिए भी यूज होना चाहिए, तो उसके ऊपर आर्टिकल आया है। और इसमें कुछ चीज़ है जो मेरे को बहुत काम का लगा, जैसे एक है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है, अगर आप आर्टिकल 21 देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो पहले एक बंदा गया कोर्ट कि भाई मेरा जो राइट है वो ख़त्म हो रहा है अंडर आर्टिकल 21। तो हम लोग का तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोला AK गोपालन केस था वो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वी कैन इंटरवीन व्हेन इट इज आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट वी कैन नॉट इंटरवीन इन अ लेजिस्लेटिव एक्शन। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बोलेगा कि जस्ट बिकॉज कि समबडी इज बियॉन्ड 6, एक लॉ पास हो जाए फॉर एग्जांपल कि जो 6 फीट के ऊपर है उसको हर हफ्ते जा कर के पेड़ लगाना पड़ेगा, तो ये कुछ इरेशनल सा लॉ है। तो लेकिन उस समय AK गोपालन ने के केस में बोला कि भाई ये सही है। लेकिन मेनका गांधी का केस हुआ, इसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को जो ब्रिटिश है उसको रिप्लेस नहीं किया, लेकिन एक इंट्रोड्यूस किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो US का कॉन्सेप्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ये भी देखेगा कि जो लॉ है वो रीजनेबल है कि नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केवल आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही नहीं, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन से भी हम लोग प्रोटेक्शन देंगे इंडिविजुअल्स को अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट्स देंगे अंडर आर्टिकल 226। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट ही हम बता रहे हैं क्योंकि सुप्रीम ये जो UPSC को आदत है ऐसा पूछने का कि भाई फंडामेंटल, जैसे अभी पूछा था कि कोलिजियम सिस्टम का वो बताइए, उसका फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट बताइए। उसके पहले फंडामेंटल राइट्स पे पूछ चुका है कि ये राइट का, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे पूछ चुका है। तो ये, और उसको आदत हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे पूछने का, या कोई क्वेश्चन पूछ के लिख देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के संदर्भ में बताइए, कंटेक्स्ट में बताइए। तो ये सब जो मेजर केसेस है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे एक बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। जैसे एक तो केशवानंद भारती है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, मिनर्वा मिल्स है, ये है, पुट्टुस्वामी जजमेंट है। इसके अलावा इसमें जो यूज़ किया हुआ है वो है आर्टिकल, जो आर्टिकल में मतलब इस एडिटोरियल में जो आर्टिकल्स यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है आर्टिकल 48 का A, 48A, 51A का G, और आर्टिकल 32, 226 ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपका राइट्स वायलेट होता है। अब देखिए आर्टिकल 21 में आ गया एनवायरनमेंट का, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या ये सब।
यहाँ पे डीपीएसपी में आ गया एनवायरनमेंट, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में आ गया एनवायरनमेंट। अब यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सो एंड सो अकर्स, मतलब कुछ भी कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार पूछा था कि इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से है, उसमें लिख दिया कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें पूछा। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि एनवायरमेंटल लॉज का जब बात होता है तो वो तीनों में दिया हुआ है। आर्टिकल 21 में इनडायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन है आर्टिकल 48A जो डीपीएसपी है, और आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कंफ्यूजन हो कि आर्टिकल 21 में डाले या ना डाले, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली है। तो अगर हम रहेंगे तो हम तो उसमें मारेंगे कि हाँ भाई आर्टिकल 21 में है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स न्यूज़ में जो इस आर्टिकल में जो मेंस में आपको बहुत काम आएगा। एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हल्का सा भी डाउट है कि इस चीज़ से एनवायरनमेंट को लॉस होगा तो उस चीज़ को ना किया जाए। ये होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिंपल है कि जो भी पोल्यूट करेगा वो पे करेगा, कंपनसेट करेगा। एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का मेंशन किया हुआ है एमसी मेहता में। ये अच्छा सॉरी, ये इस आर्टिकल का नहीं है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी। तो इसमें फिर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है जो एमसी मेहता केस में आया था। उसमें क्या है कि जो एनवायरनमेंट है या जो भी रिसोर्सेज हैं वो असल में सिटीजन्स के हैं, लेकिन स्टेट जो है उसको होल्ड करता है एक ट्रस्टीशिप में। ये गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का, तो उसको बोलते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जस्ट बिकॉज कि हम उस एडिटोरियल के संदर्भ में बताएं तो वो चेंज नहीं करता है, वो इस आर्टिकल में ऑन द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। अब मेनका गांधी केस, ए के गोपालन, आपको ये पता रहना चाहिए। पहले ए के गोपालन हुआ था ऑब्वियसली, फिर मेनका गांधी हुआ था। फिर आपको आर्टिकल 21 का टेक्स्ट पता होना चाहिए। देखिए टेक्स्ट अगर आप याद रखिएगा, जैसे ये छोटा सा है, अब ये नहीं कि आप आर्टिकल 25 पूरा याद कर रहे हो, आर्टिकल 27 पूरा याद कर रहे हो, लेकिन उसका अगर थोड़ा सा भी आपको याद है तो वो अगर आप मेंस में लिखते हो तो वो बहुत अच्छा असर डालता है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 48A डीपीएसपी, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, तीनों में एनवायरनमेंट का मेंशन किया हुआ है। 32 to 26 आपको पता होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि अगर हल्का सा भी साइंटिफिक डाउट है या साइंस उस पर क्लियर नहीं है कि उससे फ़ायदा है या नहीं, या नुकसान है या नहीं तो उस चीज़ को नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी आप इस आर्टिकल को पढ़ना, ये अच्छा आर्टिकल है। हाउ आर वी प्रोटेक्टिंग एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डेडली स्पेस डेब्रिज। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अगर आप 2022 का शायद क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें पूछा था कि अगर अर्थ के तरफ कोई मीटेरॉइड आएगा तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब टॉपिक्स यूपीएससी पूछता नहीं है। इसमें एक टर्म है माइक्रोमीटियोरॉइड्स। माइक्रोमीटियोरॉइड्स क्या होता है कि जो एस्टेरॉयड, आपको पता होगा एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, वो कोलाइड होते हैं और उससे माइक्रोमीटियोरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये पूरा सोलर सिस्टम अपना स्प्रेड होते हैं और रोटेट करते रहते हैं सन को। उसके अलावा कॉमेट से भी निकलते हैं माइक्रोमीटियोरॉइड्स। जो ये बेसिकली स्पेस डेब्रिज का ये दिखा रहा है कि 2 पार्ट है, एक है माइक्रोमीटियोरॉइड्स और एक है ऑर्बिटल डेब्रिज। ऑर्बिटल डेब्रिज को स्पेस डेब्रिज भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है तो उसका रॉकेट रहेगा, रॉकेट का जो उसको बोलते हैं स्पेंट स्टेज या जो फाइनल स्टेज होगा वो रहेगा, वो घूमता रहेगा किसी ऑर्बिट में। डिफंक्ट सैटेलाइट जो अब खत्म हो चुके हैं, उनका काम नहीं है लेकिन वो घूम रहे हैं। एक होता है एंटी सैटेलाइट अटैक, वो होता है वेपन कि जैसे इंडिया भी किया था, उसका नाम मेरे को नहीं याद है, 3-4 साल पहले शायद एक अपना ही सैटेलाइट को रॉकेट से उड़ा दिया था। तो वो यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया, इन चारों के पास ये कैपेबिलिटी है। तो ये सब जो है ऑर्बिटल डेब्रिस को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक टर्म आपको हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं,
पहले के वीडियो में, उसमें है केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम एक चेन रिएक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेस डेब्रिस किसी सैटेलाइट से टकराता है, उससे और डेब्रिस क्रिएट होता है। वो जो एक्स्ट्रा डेब्रिस क्रिएट हुआ है वो जाके और 2-3 सैटेलाइट्स को मारता है, उससे और ज़्यादा सैटेलाइट्स वो करते हैं, हार्म करते हैं, उनको लगता है। तो ये एक चेन रिएक्शन चलता जाता है, उसको बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। तो स्पेस डेब्रिस तो क्या है, ये अगर प्री में पूछेगा तो सिंपल सवाल होगा कि स्पेस डेब्रिस होता क्या। अब इसका साइज का भी एक मेंशन किया हुआ है, साइज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इट कैन रेंज फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोमीटर्स, अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, टू अप टू 2 मिलीमीटर्स। ये दिया हुआ है माइक्रोमीटेरॉइड्स का। और ये स्पीड इनका देखिए कि 11 to 72 किलोमीटर पर सेकेंड है। ऑर्बिटल डेब्रिस, स्पेस जंक, स्पेस ट्रैश, जो भी इनको बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, ये लगभग 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाते हैं। इनका जो अब मुद्दा ये है कि अगर स्पेस डेब्रिस है तो पहला है उसको कम किया जाए। तो कम कैसे करेंगे? तो कम करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना है, अर्थ को मॉनिटर करना है, कम्युनिकेशन करना है, अर्थ सन को पढ़ना है, मार्स को पढ़ना है, या जेम्स वेब स्पेस को पढ़ रहा है, यूनिवर्स को पढ़ रहा है। तो सैटेलाइट्स तो जाएंगे। तो अगर स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करें, यूपीएससी ये पूछेगा कि स्पेस डेब्रिस को हम लोग प्रिवेंट कैसे करें। वो पूछेगा कि होता क्या है, पूछेगा कि कॉजेस क्या है, और पूछेगा कि उसको ख़त्म कैसे करना है या उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसमें एक सब चीज इसी आर्टिकल से लिया हुआ है। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेटर कमिटी है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। या कोऑर्डिनेशन कमिटी, और यहाँ नीचे से नाम स्टार्ट होता है, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी। इसमें आपको जो मेन आप याद रखिएगा कि इसरो इसका मेंबर है। उसके बाद ट्रैकिंग स्टैटिस्टिकल डेटा टू एस्टिमेट हाउ मेनी एमएमओडी, वही है माइक्रोमीटेरॉइड ऑर्बिटल डेब्रिस, विल हिट अ सैटेलाइट ओवर इट्स लाइफ टाइम। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक तो ट्रैक कर रहे हो आप कि बाकी जितने जितने भी वहाँ पे, मतलब आप सबको नहीं ट्रैक कर सकते। वहाँ देखे हम लोग कि 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर है, तो उसको ऑब्वियसली आप बहुत छोटा है, आप ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन आप मैथ्स से, लेकिन आप जो जैसे मैक्सिमम साइज, अब जैसे तो कोई 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जो दिखता है नेकेड आंखों से, जो अगर आप उसके पास रहोगे तो दिखेगा, उनको आप ट्रैक करते हो और आप ध्यान रखते हो कि उसका ऑर्बिट क्या चल रहा है, और आपका जो सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट में ना आए, वो आपके साथ कोलाइड ना करे। दूसरा क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा लेते हैं कि अच्छा इस इतने ऑर्बिट में मेरा ये घूमेगा, इतने सालों के लिए घूमेगा, और एस्टिमेटेड इसमें इतना यहाँ पे स्पेस जंक है, जिसमें जो माइक्रोमीटर ये वो सब इंक्लूडेड है। वो मैथमेटिकल वो एनालिसिस से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से प्रोबेबिलिटी फिक्स करेंगे कि भाई इतना साल में मेरे सैटेलाइट को इतना सारा जंक हिट करेगा। तो उस हिसाब से आप अपने सैटेलाइट को प्रिपेयर करते हो, या उस हिसाब से आप अपने सैटेलाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको आप डिज़ाइन करते हो। उसके अलावा एक विपल शील्ड है, उसके अलावा डेब्रिस अवॉइडेंस मैनूवर है कि ऊपर भेज दो, ज़्यादा उसको बूस्ट कर दो, उसको उसमें फ्यूल रहता है सैटेलाइट में, वहाँ जाने के बाद भी वो लोग फ्यूल रखते हैं, उसमें थोड़ा सा बूस्ट कर देगा तो उसका हायर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट को चेंज कर देगा। एक जो इसरो का है वो है प्रोजेक्ट नेत्र। ये इसरो का जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको मॉनिटर करता है। ये जो पॉइंट है स्पेस डेब्रिस, ये यूपीएससी अभी तक पूछा नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग एक और टर्म देखे थे कुछ दिन पहले, वो था मेगा कॉन्स्टेलेशंस। इसमें कल भी हम लोग ब्लू बर्ड का देखे थे, लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो स्टारलिंक का। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेगा कॉन्स्टेलेशन टर्म भी 2-3 बार हिंदू में आ चुका है, मे भी यूपीएससी पूछे। अगर स्पेस डेब्रिस पूछता है तो आप मेगा कॉन्स्टेलेशंस को भी यूज़ कर सकते हो कि मेगा कॉन्स्टेलेशंस जा रहे हैं, तो उससे अगर ये होता है कि अगर ओवर क्राउडिंग इन अर्थ ऑर्बिट का बात होता है तो उसमें आप मेगा कॉन्स्टेलेशन टर्म को यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा देखें तो बांग्लादेश मिशन स्टॉप्स वीज़ा, नेशनल हेराल्ड केस, ये सब काम का नहीं है। कोर्ट स्टेज कन्विक्शन ऑफ, अब ये वाला देखिए, इनको 2-3 दिन पहले इनको वो किया था, कन्विक्ट किया था। तो जैसे कन्विक्ट होता है, आप अगर आरोपी पढ़ोगे तो सारा जो स्टार्ट होता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन होगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया कि वाइल सस्पेंडिंग हिज 2 ईयर जेल टर्म, मतलब उसका जो 2 ईयर जेल टर्म है उसको वो खत्म किया, लेकिन रिफ्यूज्ड टू सस्पेंड हिज कन्विक्शन। तो इससे क्या होगा कि हाँ ठीक है, मान लिए कि तुम जेल नहीं जाओगे, तुम्हारा जो जेल जाने का जो है उसको हम लोग स्टे कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो कन्विक्शन है, मतलब तुम अभी आरोपी हो, तुम आरोपी सॉरी तुम कन्विक्टेड हो, तुम मतलब गुनहगार हो, तो तुमको डिस्क्वालीफाई तो तुम होगे भाई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन होता है। छत्तीसगढ़ सीएम सन रिसीव्ड ओवर 200 crore in liquor scam. Supreme Court to list urgent plea against PMO offering चादर। नीति आयोग proposes $10 billion research fund scholarships to globalize higher education। ये नीति आयोग का एक वो आया है, क्या उसको पेपर आया है, पेपर बोल सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन है उसको इंटरनेशनलाइज कैसे करें। तो इसमें इसका 22 रिकमेंडेशंस, आपको 22 याद नहीं रखना है। ये जो लिया गया है, ये जो भी लिए हैं, ये नीति आयोग के वेबसाइट से लिया हुआ है। देखिए, पहला पॉलिसी रिकमेंडेशन, डिज़ाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल हायर एजुकेशन हब्स। रेगुलेशन में ईज ऑफ रेगुलेशन फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड मोबिलिटी, ईज ऑफ रेगुलेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टैंड अलोन ऑन शोर कैंपसेस इन इंडिया, कैंपस विद इन अ कैंपस, गिफ्ट IFSC, ये आपको पता होगा, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। NIRF टू एक्सप्लोर इंटरनेशनलाइजेशन में ढेर सारा इसमें रिकमेंडेशन दिया हुआ है। नेशनल रिसर्च सॉवरेन वेल्थ इम्पैक्ट फंड बनाइए, कॉम्प्रिहेंसिव फ्लैगशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम, bilateral multilateral joint research funds, branding and communication outreach, country specific BCO strategies, create an Indian alumni ambassador network, flagship annual। आपको सब याद नहीं रखना है, आप इसमें से जैसे आपको अगर हायर एजुकेशन पे सवाल आता, अभी विकसित भारत करके एक वो न्यूज़ भी आया था, वो सॉरी बिल आया था, जिसमें वो लोग हायर एजुकेशन का वो चेंज कर रहे हैं सिस्टम। तो उस सेंस में अगर आपको क्वेश्चन आता है हायर एजुकेशन को लेके, तो आप वो बिल का भी नाम ले सकते हो, और ये जो रिकमेंडेशन दिया है इसको भी आप कोई 2-3-4-5 आप याद रख लीजिए, क्योंकि 250 वर्ड में लिखना है या 150 वर्ड में, तो आप सारा लिखने जाओगे तो होगा नहीं। तो आप उसमें 2-3 जो आपको इजी लगे, समझ में आए, वो आप नोट डाउन कर लेना, उतना काम रहेगा, वे फॉरवर्ड में काम आएगा। और लेकिन अगर स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछता है तब आपको थोड़ा डेप्थ में देना पड़ेगा। उस बिल का नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। मर्डर्स, डकैती, बिहार सरकार बोल रही है। ये देखिए, एवरी MP एंड MLA टेक्स कमीशंस, यूनियन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। कांग्रेस अब ये जो JP नड्डा साहब है वो बोल रहे हैं कि 2013 में अटैक हुआ था माओवादिस्ट का, उसमें इन्वॉल्व थे कांग्रेस के ही लोग। ये सब ऐसे ही है। वी राम जी डेमोलिशन, ये अलग ही। बीजेपी, ये इलेक्शन फंडिंग का है। बीजेपी को 24-25 में 6,088 करोड़ मिला है, कांग्रेस को 522, 184, 85। तो ये फेयर तो कंपटीशन हो नहीं सकता है। लेकिन जो भी, इसमें एक टॉपिक जो मेरे दिमाग में आता है वो है, पेपर 2 में आ सकता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने सीट के हिसाब से या अपना वोट परसेंटेज के हिसाब से कुछ पैसा दिया जाए, मतलब स्टेट के तरफ से, ताकि ये जो भी इसमें होता है कि ब्लैक मनी और ये वो इलेक्शन में वो ख़त्म हो सके। तो वो आप देख सकते हो एक बार, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस।
उत्तराखंड गवर्नमेंट अम्यूट्स पे उत्तराखंड में हुआ क्या है कि एक ढेर सारा थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड को कुछ इंडिविजुअल्स ने ग्रैब कर लिया है, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट, ये 40 साल पुराना मामला है, 4 decades, तो इतना पुराना, और 2866 एकर्स प्लान टू डिमार्केट माइनिंग एरियाज इन अरावलीज, ये अभी तक चल ही रहा है। तो अब डिमार्केट करे, इसमें है कि जैसे सस्टेनेबल माइनिंग, ये कैसे होता है मेरे को तो समझ में नहीं आता है। आप माइन करोगे तो आप पेड़ काटोगे, तो सस्टेनेबल कैसे है? ये बोलेंगे कहीं और पेड़ लगा देंगे, लेकिन पेड़ और ये सब एक मतलब इकोसिस्टम है ना, आपने तो ख़त्म कर दिया, फिर वो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। PSU साइंस पैक्ट विद साफरान ग्रुप टू मेक एडवांस डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। ये डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो मेंस में, पेपर 3 के लिए। अंजादीप इंडिजिनस एंटी सबमरीन्स शैलो वाटर, ये भी आप ये इंडिजिनस है, इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। तो इसको भी आप इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आगे बढ़ें तो इंडिया कोर सेक्टर ग्रोज एट 1.8 इन नवंबर। तो देखिए, ये जो कोर सेक्टर है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक पार्ट है। देखिए, कोर इंडस्ट्रीज में, इसमें यूपीएससी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा था, वो आज के PYQ में डालना भूल गया, कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 है कोर इंडस्ट्रीज, तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका वेटेज है। जैसे पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा वेटेज है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे जाता है इसका वेटेज। तो उसने पूछा था यूपीएससी ने, कि उसने 4-5 दे दिया और बोला कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, बस वही बताना था। तो आपको याद रहना चाहिए 8 कौन कौन से हैं, और इनका ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि पेट्रोलियम सबसे पहले, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक बार पूछा है वो फिर से पूछेगा। वो ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ के छोड़ देता है, वो प्री का सवाल मेंस में, मेंस का सवाल प्री में, ऐसे करते रहता है और नए टॉपिक्स भी लाते रहता है। तो ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें 40.27% वेटेज 8 कोर इंडस्ट्रीज का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये कोर इंडस्ट्रीज अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आईआईपी भी नीचे चला जाएगा। आईआईपी अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोर इंडस्ट्रीज में कोई तो 3-4 इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इनका जब कैलकुलेट होता है ना परसेंटेज, जैसे सीपीआई का भी होता है ग्रो कि कितना परसेंट है, या डब्ल्यूपीआई का, तो एक बेस ईयर सेट होता है। तो इसका बेस ईयर 11-12 है, 2011-12। डील विद एमयूएफजी, दिस इज नथिंग। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ बीन हेल्ड अप, बोल रहा है कि जो हमारा अलग अलग जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, ये वो सब काबू में है, बढ़िया है, बस वही लिखा हुआ है। अपोलो माइक्रो, बायो फैब्रिक, बायो बिल्डिंग, ये क्या है? इंश्योरर्स कैन इन्वेस्ट इन, इसमें 1-2 टर्म है, एडिशनल टीयर बॉन्ड, टीयर 2 कैपिटल, ये सब यूपीएससी को पसंद आता है पूछने में, तो ये सब आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अंबुजा एसीसी ओरिएंट। फॉरेन में देखें तो रशिया का जो जनरल है, रशियन जनरल, इनको मतलब कार के ब्लास्ट में इनका डेथ हो गया है, जाने कौन किया। यूएस एक्टिवली परस्यूइंग, अब इनका 2 टैंकर तो पकड़ लिया था, अब तीसरे को परस्यू कर रहा है, यही काम बचा है यूएस को। ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुनीर साहब, इनको दे दिया हाईएस्ट ऑनर, मिलिट्री हेड को दिया है सिविलियन ऑनर। मलेशियन को डिनाइज पीएमसी, ऐसी है। फिर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे तो हम नहीं जाते। ये वाला न्यूज़ देखिए आज का, रीजेनरेशन इन एक्सोलॉट फ्लैट वॉर्म्स इज अ होल बॉडी इवेंट, स्टडीज फाइंड। देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है ना, फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है कि यूपीएससी के लिए फ़ायदा, टॉपिक के लिए नहीं है, लेकिन इसमें जो भी रीजेनरेशन हो रहा है ना, इसमें यूज़ हो रहा है स्टेम सेल, और स्टेम सेल से यूपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुका है साइंस एंड टेक में, एक बार प्री में, एक बार मेंस में, वो हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू में। तो स्टेम सेल होता क्या, देखिए ये आर्टिकल आप पढ़िए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, हम तो देखे नहीं, हम जब समझे कि ये स्टेम सेल के ऊपर है तो हम स्टेम सेल पे आ गए कि अच्छा स्टेम सेल पे प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए क्या होता है स्टेम सेल, क्या होता है,
जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी में जो दूसरे सेल्स में जो किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में बदल सकते हैं। स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना, जो स्पर्म होता है और एग होता है, वो फर्टिलाइज होता है, वो एम्ब्रियो जो अर्ली स्टेज में रहता है उसमें मिलता है स्टेम सेल। ये होता है प्लूरीपोटेंट। इसको प्लूरीपोटेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी का कोई भी टाइप ऑफ सेल, जैसे नर्व सेल, आपको नर्व डैमेज हो गया है, बनाना है, उसको ठीक करना है, आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लीजिए और उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा होता है एडल्ट स्टेम सेल। ये बोन मैरो में मिलता है। ये मल्टीपोटेंट होता है क्योंकि ये हर तरह के सेल में डेवलप नहीं होगा। जो सर्टेन सेल्स विल डेवलप, जैसे लंग का है तो वो लंग में डेवलप होगा, लिवर का लिवर में होगा। तो उस तरह से ये मल्टीपोटेंट है कि हाँ डेवलप होता है लेकिन सब में नहीं हो सकता। प्लूरीपोटेंट मतलब सब में हो जाएगा इसका। तो इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड सेल टाइप्स में डेवलप हो सकता है। तो यूपीएससी प्री में एक सिंपल सा सवाल पूछा है, लेकिन इसका मेंस में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपको पूछेगा व्हाट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट कैन डेवलप इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स। दूसरा आपको पता होना चाहिए इसके टाइप्स, एम्ब्रियोनिक होता है, एडल्ट स्टेम सेल होता है। तीसरा होता है कि ये काम कहाँ आता है। तो काम आपको पता रहना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक जो है वो, क्योंकि हर चीज में ही वो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो जैसे न्यूरॉन्स का अगर बात करें, न्यूरॉन सेल्स में, तो पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसको यूज होता है। कार्डियक सेल्स जो होता है आफ्टर हार्ट अटैक, उसके लिए स्टेम सेल्स यूज हो सकता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का बात है क्योंकि वो किसी भी सेल में डिवाइड हो डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर एडल्ट स्टेम सेल का बात करें तो ल्यूकेमिया, मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, तो उसको ट्रीट करने में, खास करके ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया, अभी हम लोग देख रहे हैं थैलेसीमिया 2-3 दिन से न्यूज में चल रहा है। एमपी में HIV पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया है कुछ बच्चों में, तो उसको भी, उसमें भी हम लोग बताए थे कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी होता है वो थैलेसीमिया में यूज होता है। तो आप ये देख रहे हो कि स्टेम से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का अलग यूज है, एडल्ट स्टेम सेल का अलग यूज है। उसके बाद जो मेरे को एक और दिमाग में आता है इससे कि ये इसका एथिकल इश्यूज क्या क्या है। पहला है कि एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल आप जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हो तो इट डिस्ट्रॉयज अर्ली एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो खत्म हो गया ना, आपने वहां से स्टेम सेल निकाल दिया, खत्म हो गया। तो एक सवाल उठता है कि जो लाइफ है वो स्टार्ट कब होता है? एक स्टेम सेल, एक स्पर्म है, एग है, वो मर्ज करते हैं, वो उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो एक लाइफ कब हम लोग बोलेंगे कि ये अब एक नया बंदा है या नया चाइल्ड है या जो भी नया ऑर्गेनिज्म है इन केस ऑफ सम एनिमल्स। तो वो एक मैटर है कि जो ये एम्ब्रियो को मार देता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि इट इज लाइक किलिंग, इट इज अ मर्डर। तो ये एक एथिकल इशू है। दूसरा है कमर्शलाइजेशन ऑफ स्टेम सेल्स, मतलब ये तो कॉमन वो हो गया कि हर चीज़ को कमर्शलाइज कर सकते हैं। तो इसका भी ये इशू है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एम्ब्रियोज को वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एम्ब्रियोनिक सेल्स, स्टेम सेल्स के लिए। अब आप एम्ब्रियोज इसी के लिए बनाने लगो कि उसका आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल निकालना है, तो वो फिर कमर्शलाइज हो जाएगा ना। जो सबसे एक बीच में बहुत न्यूज़ में था, एक शीप हुई डॉली, उसको बनाया गया था क्लोनिंग करके। क्लोनिंग करते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट से। इस पे भी एक सवाल था, इसलिए टर्म हम लिख दिए, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट। डेप्थ में नहीं जाना है ये, लेकिन होता क्या है बेसिकली कि आप एक एग लेते हो, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको हटा देते हो वहाँ से। उसके बाद एक जो सोमैटिक स्टेम सेल होता है, मतलब जो एडल्ट स्टेम सेल है, उसका न्यूक्लियस लेके उसमें इम्प्लांट कर देते हो, तो उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट। तो इसमें भी तो इससे ये यूज होता है क्लोनिंग के लिए। तो ये भी एक एथिकल इशू है। फॉर एग्जांपल क्या करेगा कि अब आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, कोई आपका एक जानवर है आपको पसंद है, या फॉर एग्जांपल वाइल्ड एनिमल्स का ले लीजिए कि आप उनको क्लोनिंग करने लगे। शेर, आपके कंट्रीज में बाघ कम हो गए तो भाई क्लोनिंग पे क्लोनिंग करो, या कहीं लाइन्स खत्म हो रहे हैं तो क्लोनिंग पे क्लोनिंग करते जा रहे हैं। भाई वो तो वैसे ही बहुत वल्नरेबल होगा क्योंकि उनका जो स्मॉल पॉपुलेशन है
वो वल्नरेबल होगा सेम तरह के डिजीजेस से। तो ये तीनों एथिकल इश्यूज हैं, एम्ब्रियोनिक कमर्शलाइजेशन, ये एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रॉयज अर्ली एम्ब्रियो, एक कमर्शलाइजेशन ऑफ स्टेम सेल्स, और दूसरा है क्लोनिंग, तीसरा है क्लोनिंग। तो इसमें आपको पता रहना चाहिए व्हाट कि ये होते क्या हैं। तो ये अलग अलग सेल्स में डेवलप हो सकते हैं। टाइप्स एम्ब्रियोनिक होता है, एडल्ट स्टेम सेल होता है। हेल्थ या मेडिसिन में कहाँ यूज़ है, तो पार्किंसंस डिजीज में हो गया, कार्डियक सेल्स में हो गया, ल्यूकेमिया में हो गया, थैलेसीमिया में हो गया। उसके बाद है एथिकल इश्यूज, तो एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रॉयज एम्ब्रियो सेल्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड क्लोनिंग। उसके बाद ये वाला एक न्यूज़ देखिए, नासा ने एक भेजा था मैवेन। तो मैवेन एक रोवर, ये रोवर नहीं ऑर्बिटर है। अब इसका नासा से कांटेक्ट टूट गया है, मतलब उसमें कुछ हो गया है, वो अलग ही तरह से कुछ बिहेव कर रहा है और वो नासा उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये वाला न्यूज़ दिया हुआ है कि हुआ क्या है, और नासा देख रहा है। इसमें लास्ट में एक मेंशन किया हुआ है मंगलयान का, और बस उतना ही है। तो ये आप क्योंकि बहुत पुराना मिशन है ये, शायद 2000 इसमें दिया हुआ है, 12-13 का है, मेरे को नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, तो ये ऐसे ही बता दिए। लेकिन आप लोग पढ़िएगा, पढ़ने से एक कंटेक्स्ट रहता है दिमाग में। उसके बाद रीजनल में मेरे को कुछ भी नहीं लगा आज। मसलन हिंदी, ये अलग ही मैडम है, हिंदी सीखिए। ड्राइव अगेंस्ट पोल्यूशन यूनिट स्टार्ट्स, क्लोजर ऑफ 411 ऑर्डर, कुछ नहीं होने वाला जब तक ये लोग, ये रिएक्टिव अप्रोच है, आप लोगों को एक्टिव अप्रोच करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। वरना अभी कुछ दिन में मौसम चेंज होगा और ये ठीक हो जाएगा तो बोलेंगे बाद देखो हमने कर दिया। हो सकता है ये लोग वो भी बोले कि हमारे कारण ही हुआ है। इसमें हरियाणा डॉक्टर, हरिद्वार होटल्स, पायलट बुक, पायलट साहब मार रहे हैं। अरावलीज का तो अभी उसमें देखे थे न्यूज़ वाले पार्ट में, तो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है अरावलीज का, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ दिन में ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। लिंचिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर, केरला गवर्नमेंट प्रोमिसेस, मॉब टॉर्चेस होम ऑफ असम ट्राइबल काउंसिल। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कार्बी ओंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, ये एक ट्राइबल एरिया है, अंडर शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया अंडर शेड्यूल 6, ऐसे ही शेड्यूल 5 होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। ये दीपाथॉन वाला कोर्ट स्टे 7 जन, ये एक इम्पॉर्टेंट मेरे को लगा कि ये देखिए यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आता है कि कोर्ट स्टेज 7 ईयर ओल्ड जैन गर्ल्स दीक्षा आफ्टर फादर फाइल्स पिटीशन। दीक्षा होता है, ये जैन जो होते हैं ये लोग मॉन्क बनने के पहले दीक्षा लेते हैं। तो अब ये लड़की है 7 साल की, और आर्टिकल 25 बोलता है कि यार तुमको पूरा हक है अपना जो रिलीजियस बिलीफ है उसको फॉलो करने का। तो 7 साल का बच्चा ये कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा रिलीजियस बिलीफ क्या है, जब ये बच्ची अगर फॉर एग्जांपल अगर ये दीक्षा ले लेती है और ये मॉन्क बन जाती है, और आज से जब ये एडल्ट होती है, जैसे ये बोल रहा है कि आर्टिकल में है, न्यूज़ में है कि उसके मॉम के इन्फ्लुएंस में है, वो जब आती है 18 साल की होती है, 19 साल की होती है, जब एडल्ट बनती है और उसको मन करता है कि नहीं नहीं मैं गलत डिसीजन ले लिया, तब क्या होगा। आप मतलब सोच रहे हो ना कि आप व्हेन डू वी डिसाइड दैट आई हैव द राइट टू प्रैक्टिस माय ओन रिलीजन। ये एक बहुत बड़ा इशू है मेरे ख्याल से। उसके अलावा फिर एक्टर रेप केस, यही सब हो रहा है। चलिए आज का देखते हैं PYQ। पहले देखिए उसी पे है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर पे सिंपल सा सवाल पूछा है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट, 2017 का है, ट्रांसफर सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ बायो larvicides, manufacture of biodegradable plastics, production reproductive cloning of animals, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीजेस। इसका आंसर होगा सी। तो देखिए सिंपल सा वन वर्ड एसोसिएशन पूछा है साइंस, तो उतना डेप्थ में नहीं जाता है लेकिन कभी कभार चले जाता है। जैसे इसमें देखिए स्टेम सेल्स फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज इज आर करेक्ट, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली, स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिसिनल थेरेपीज। देखिए 3 तो सही लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो ये तो गया, लेकिन तब भी आप लोगों को 75 एक ही एलिमिनेट हो पाया, 3 बचा हुआ है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस का क्या करना है कि जब आप
वो श्योर वाला कर लिए कि प्री में कि हाँ भाई मेरा हो गया, श्योर में हम कितना भी कर लिए। उसके बाद जो 50-50 है वो भी कर लिए, फिर भी लग रहा है कि यार और 2-4 अटेम्प्ट करें तो बेहतर रहेगा, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, वरना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है, आप अपना एक्यूरेसी बढ़ाइए। इसमें आंसर होगा ये वाला जो है मैमल्स ओनली। ये थोड़ा जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पे यूजुअली गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूपीएससी देता है और सही भी देता है, तो लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, ये सही है, इसका आंसर होगा 2 और 3। अब देखिए यहाँ स्टेम सेल्स पे पूछा है, ये 2012 का सवाल है। अब ये देखिए 2017 में फिर से पूछा है स्टेम सेल पे। स्टेम सेल थेरेपी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया टू ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, डैमेज कॉर्निया, सेवरल बर्न्स, यस एंड सीवियर बर्न होना चाहिए। डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज, व्हाट एडवांटेजेस इट हैज़ ओवर अदर ट्रीटमेंट्स। सिंपल सा सवाल है, ये एक स्टेटमेंट देता है कि भाई स्टेम सेल थेरेपी मेरे हिसाब से ये, मतलब स्टेम सेल थेरेपी में ये हो रहा है, तो आप हमें बताइए कि स्टेम सेल थेरेपी होता क्या है और इसका एडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है कि आप स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो और उसको डेवलप करते हो कि सर्टेन टाइप्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लिवर डैमेज हो गया है तो आप सोमैटिक स्टेम सेल लोगे, मतलब एडल्ट स्टेम सेल, और उसको आप जो लिवर का स्टेम सेल है उसको आप डेवलप करोगे लिवर में और उससे वहाँ पे रिप्लेस करोगे, तो या इम्प्लांट करोगे। तो इस तरह से स्टेम सेल थेरेपी यूज़ होता है। एक बेसिक आपको आइडिया पता रहना चाहिए। इन व्हाट एडवांटेजेस इट हैज़ ओवर अदर ट्रीटमेंट। सबसे पहले सबसे अच्छा तो ये है कि जो रीजेनरेटिव है, कि आप अगर अभी वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं लेकिन किसी का हाथ वजह से, वो वाला अगर आर्टिकल आप पढ़ोगे तो उसमें वही है कि आप वो जो भी एनिमल है उसको 10 पार्ट में काट दो, वो 10 एनिमल बन जाएंगे स्टेम सेल्स को यूज़ करके। तो अगर किसी का हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है तो वो हम लोग उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, तो ये सब एडवांटेज है। लेकिन अभी बहुत कॉस्टली है। चैलेंजेस नहीं पूछा है, ये चैलेंजेस भी पूछ सकता है, एथिकल इश्यूज भी पूछ सकता है। अभी तो बस एडवांटेज पूछा है, देखिए एक पार्ट में और 150 वर्ड में पूछा है। फिर एक आया था, ये न्यूज शायद छूट गया, ये इकोनॉमी वाले में था शायद से, यहाँ पे है। देखिए बायोफैब्री भारत बायोटेक इंक पैक्ट फॉर टीबी वैक्सीन। टीबी अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी आर्टिकल आया था। उसके पहले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये सब न्यूज़ में रहता ही है टीबी। तो एक कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल, इसने एक वो किया है बायोफैब्री विच इज़ पार्ट ऑफ स्पेन, जेंडल ग्रुप, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि एक हम लोग टीबी का वैक्सीन बनाएंगे जिसका नाम है MTV-VAC। इसको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है इंडिया में, लेकिन मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने ऑब्वियसली ये डील किया है। तो MTBVAC ये क्या है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है कि आप जो बैक्टीरिया है या वायरस है, जो पैथोजन है, उसको आप थोड़ा कमज़ोर कर देते हो और आप उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हो। बॉडी उसको समझता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो उसके खिलाफ एक्ट करना स्टार्ट कर देता है इम्यून सेल, तो उसको बोलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड। उसके अलावा और भी तरह के वैक्सीन हैं। तो वही है, ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आप बॉडी को वो इन्फेक्शन किए बिना बॉडी के इम्यून सेल्स को ये रियलाइज करवाइए कि ये मेरे लिए हार्मफुल है। जैसे कोरोना में क्या किया कि स्पाइक प्रोटीन लिया, उसको स्पाइक प्रोटीन को बॉडी में इंजेक्ट किया, तो इसने बॉडी के इम्यून सेल ने रियलाइज किया ये खराब चीज़ है, तो उस पर अटैक करने लगा। जब रियल कोरोना आया और वो देखा कि वो ये भी वही स्पाइक सेल है लेके आ रहा है, तो उस पर अटैक करने लगा। हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, ये उसी को इलेबोरेट करना है। व्हाट अप्रोचेज वर अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कैवन। इसमें डीएनए होता है, डीएनए वैक्सीन होता है, आरएनए वैक्सीन होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, और एक होता है जिसमें उसको मार भी दिया जाता है, उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। तो ये अभी फॉर्म में, मतलब ये अभी चल रहा है डीएनए और आरएनए वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको वो जो पैथोजन है उसको बॉडी में इंजेक्ट नहीं करना है, आपको बस
डीएनए और आरएनए को यूज़ करके वो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है आप बस उसको इंट्रोड्यूस करते हो, तो देर इज़ नो थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, हाँ। तो आप देखिए कि यूपीएससी साइंस एंड टेक में ऊपर ऊपर भी पूछता है, जैसे इसमें पूछा है, डेप्थ में भी जाता है, जैसे यहाँ गया है, यहाँ गया है। और ये ध्यान दीजिए कि ये जो पूछा है 2022 में, इसको 250 वर्ड में पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर लिख के निकल जाओगे, आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे को मेल करना, मैं मेल रहता है उसमें। थैंक यू।